हेलो एवरीवन। आज हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर 2 की ओर। ठीक है। लेक्चर 1 में हमने बात की थी इससे पहले, जिसमें हमने वेज डिटर्मिनेशन और प्राइस डिटर्मिनेशन को समझा था, जिसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने पड़ेंगे। तभी आप अगले लेक्चर में जाके मतलब अगले चैप्टर में जाके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में भी जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है। तो पहले हमने वेज डिटर्मिनेशन में रिवीजन थोड़ा सा कराऊंगा। वेज डिटर्मिनेशन में हमने किसकी बात की थी, एक फॉर्मूला निकला था जाके, डेरिवेशन तो नहीं, मतलब सीधे लिखा था। तो वेज डिटर्मिनेशन क्या था, नॉमिनल वेज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल एंड फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, स्मॉल यू ए टी का, और कैच ऑल प्राइस। ठीक है, कैच ऑल वेरिएबल। इसमें देखो कहाँ लिखा है मैंने। ठीक है। हाँ, ये रहा वेज डिटर्मिनेशन। ठीक है। इसमें बार्गेनिंग पढ़ा दिया था, एफिशिएंसी वेज बताया था, मिनिमम वेज लॉस, और फ्री बताया था। ठीक है। ठीक है। देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन, फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड यहाँ पे कैच ऑल वेरिएबल। ठीक है। इसमें हमने इसका रिलेशन बताया था नॉमिनल वेज और एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल का, कि पॉजिटिव रिलेशन है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट और वेज में बताया था नॉमिनल वेज में नेगेटिव रिलेशन है। और कैच ऑल, इसमें कैच ऑल में कैच होल नहीं, कैच ऑल होता है, सॉरी, कैच ऑल वेरिएबल। ठीक है। कैच ऑल वेरिएबल में ही बताया था मैंने। ठीक है। तो ऐसे ही आगे बताया था। फिर हमने प्राइस डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला, एक प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है। इसमें हमने बात की थी एक्चुअल प्राइस लेवल इक्वल टू क्या था, 1+म्यू और नॉमिनल वेज। ठीक है। म्यू आपको बताया था मैंने क्या, अदर फैक्टर्स जो भी होंगे, मार्कअप बोलते हैं आप, प्रॉफिट मार्जिन या इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है। पी क्या था आपका, एक्चुअल प्राइस, और ये क्या है, पी एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। ठीक है। तो इतनी सी बात क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बोलो, क्लियर है ना इतना। और बाकी जो भी था, बार्गेनिंग वगैरह जो आइटम्स बताए थे, रिजर्वेशन मतलब मिनिमम वेज लॉस। ठीक है। मिनिमम वेज लॉ, और क्या बोलते हैं, एक और बताया था एफिशिएंसी वेज। ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था, वेज डिटर्मिनेशन हो गया, बार्गेनिंग, एफिशिएंसी वेज, मिनिमम वेज, वेज डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन। इतना हमने क्लियर कर लिया है। आज ये दूसरा लेक्चर है, इसमें चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पहले नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वेज सेटिंग, प्राइस सेटिंग, फिर इन दोनों का इक्विलिब्रियम, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट पे जाएंगे, और फिर एम्प्लॉयमेंट से आउटपुट पे भी जाएंगे। आगे आउटपुट पे पढ़ेंगे। ठीक है। नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट, नेचुरल रेट ऑफ या लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ऑफ आउटपुट। ठीक है। ये और पढ़ेंगे 4.5, इसको लिख लो। पी वाई क्यूज अभी नहीं देखेंगे, पी वाई क्यूज देखेंगे जब पूरा यूनिट कंप्लीट करा लेंगे हम। ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ। पी वाई क्यूज देखेंगे जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, एक साथ पूरी यूनिट का, क्योंकि कंप्लीट देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले के बाद अब हम बढ़ते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। चलो। ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं क्या था, नंबर कितना था, 4। ठीक है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नोट्स नहीं बना पाए, यदि बीच बीच में यदि कोई फिगर डायग्राम बनाऊंगा तो पॉज करके कर दूंगा, कोई बात नहीं। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब समझो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या सीन है। इसको समझने से पहले कुछ एजम्पशन बताऊंगा मैं आपको। एजम्पशन में ये लूँगा, पहले एज्यूम ये करूँगा कि जो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है यहाँ पे एक्चुअल प्राइस लेवल के इक्वल होगी। पहला एजम्पशन ये होगा। ठीक है। क्या होगा कि एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है वो एक्चुअल प्राइस लेवल के इक्वल होगी। देखो, एक सीन और समझ लो, जब भी आपका ये नहीं, ऐसे बताता हूँ, यदि अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के इक्वल है, ठीक है, तो हमेशा एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल के इक्वल होगा। या फिर ऐसे समझ लो कि प्राइस लेवल और एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल जब इक्वल होगा तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल होगा। ऐसे यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ये भी आपका इक्वल होगा यदि ये इक्वल है पहले से। तो ये एक सीन थोड़ा सा समझ लो, क्यों होगा ये अभी नहीं जानना हमें। ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हम ये इक्वल भी क्यों मान रहे हैं और ये क्यों होता है। अभी इतना समझ लो कि एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल इक्वल टू द प्राइस लेवल है, तो उस समय सीन ये भी होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू नेचुरल, ये छोटा यू है स्मॉल। ठीक है। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये कांस्टेंट का मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है। या इसको हम नीचे एन ऐसे बना लो, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे। ठीक है। तो देखो, एजम्पशन में पहली बात हम करेंगे एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल इक्वल टू, हम क्या मानेंगे, प्राइस लेवल मानेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, कोई नहीं, इतनी है बस। ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि अब हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को समझने से पहले दो चीज़ और जानेंगे इसी के अंदर। पहले वेज सेटिंग रिलेशन, बहुत सिंपल है, वेज सेटिंग रिलेशन,
और दूसरा जानेंगे प्राइस सेटिंग रिलेशन। पहले वेज सेटिंग रिलेशन को समझते हैं, बहुत सिंपल है। अभी हम वेज नॉमिनल वेज इक्वल टू क्या पढ़ के आए, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल एंड फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कैच ऑल वेरिएबल। कैच ऑल वहाँ ऊपर गलत लिख दिया था शायद मैंने कल, कैच ऑल वेरिएबल, ठीक है। तो कैच ऑल वेरिएबल, अब देखो हमने वहाँ ये पढ़ा था, लेकिन हमने एज्यूम क्या किया है, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल क्या इक्वल होगा। सीधी बात ये है कि नॉमिनल वेज है वो डिपेंड करेगा सीधा एक्चुअल प्राइस लेवल पे, तो इसलिए हम यहाँ पे पी ई ने लिखकर क्या लिखेंगे, ऐसे इधर लिख देता हूँ, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल इक्वल टू पी। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख दूंगा मैं, एक्चुअल प्राइस लेवल एंड फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैच ऑल वेरिएबल, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है। अब देखो हम क्या करते हैं, डिवाइड करा देते हैं दोनों तरफ, इसमें हम डिवाइड करा देते हैं, डिवाइड बाई पी बोथ साइड, प्राइस लेवल जो है तुम्हारा एक्चुअल प्राइस लेवल, ठीक है। अब इसमें पी का डिवाइड कराएंगे तो ये ख़त्म, तो डब्ल्यू नॉमिनल वेज अपॉन प्राइस लेवल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्स बना दी, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैच ऑल वेरिएबल, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं वेज सेटिंग या वेज सेटर, ठीक है, या वेज सेटिंग रिलेशन लिख सकते हैं इसको, वेज सेटिंग रिलेशन, ठीक है। क्लियर है ये बात, ज़्यादा दिल पे मत लेना, इतना समझ लो उतना क्लियर हो जाएगा तुम्हारा सिस्टम सब, ठीक है। वेज सेटिंग रिलेशन समझ में आया, पहले बताओ। थोड़े जल्दी जल्दी कराने लगा हूँ अब मैं टाइम के साथ साथ। देखो नॉमिनल वेज, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, वेज डिटर्मिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने एज्यूम क्या किया है कि एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल इक्वल टू क्या है, प्राइस लेवल है, एक्चुअल प्राइस लेवल है। पी का मतलब है एक्चुअल प्राइस लेवल, ठीक है, जो सीरियस में मतलब एक्चुअल में है वो प्राइस लेवल। एक्सपेक्टेड जो वेज लेने वाला होता है लेबर, वो सोचता है कि आगे हो सकता है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल ये होगी हमारी, तो ये है एक्चुअल प्राइस लेवल, ठीक है। और ये होती है आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, ठीक है। अब देखो ये वेज सेटिंग रिलेशन का समझ लिए, अब यहीं हम थोड़ा सा इसका कर्व देख लेते हैं कि इसका कर्व कैसा होता है, इसका डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। चलो कोई नहीं है, ठीक ही बना है, ठीक है। अब देखो इधर हम लिखते हैं क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इधर हम लिखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको हम स्मॉल यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और इधर हम लिखेंगे रियल वेज, इसको हम कह सकते हैं डब्ल्यू नॉमिनल वेज अपॉन प्राइस लेवल, ठीक है। रियल वेज का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, ये लिखते हैं। ये तुम्हारा कर्व है वेज सेटिंग रिलेशन का। मैंने पहले ही बता रखा है आपको, जब फॉर्मूला ये पढ़ाया था मैंने, नॉमिनल वेज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैच ऑल वेरिएबल। तो मैंने इसका रिलेशन बताया था, नेगेटिव है यहाँ, ठीक है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव है नॉमिनल वेज के साथ, ठीक है। रियल वेज के साथ भी ऐसा ही सीन है इसका, ठीक है, क्या है, नॉमिनल वेज के साथ भी यही सीन और रियल वेज के भी साथ। सिंपल सी बात है, जब अनएम्प्लॉयमेंट मान लो यहाँ है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मान लो U1, सॉरी वेज को कैसे, चलो W ऐसे लिख देता हूँ रियल वेज को, ठीक है। उस समय हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ये U1, ठीक है, U1। अब जैसे जैसे वेज कम होगा, मान लो अब W2 आ गया, ये उस समय देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, ठीक है, U2 हो गया। तो ये देखो ये बढ़ा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया जैसे जैसे वेज कम हुआ है, तो इसका अपोजिट रिलेशन है ना, जैसे जैसे देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है वेज कम हो रहा है, सिंपल सी बात है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या है, मतलब है एम्प्लॉयमेंट होने के लिए, रोजगार पाने के लिए लोग कहीं भी जाने लगेंगे, तो उस समय वेज जो होता है बेटा आपका रियल वेज वो भी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाएगा, कम इसलिए हो जाएगा, ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे बढ़ता है तो लोग ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो फिर रहे हैं, जो लोग जॉब सर्च करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेरोजगार लोग ज़्यादा हैं। अब सोचेंगे 100 रुपये की भी जॉब मिल जाए तो ले लेते हैं, 200 की मिल जाए तो ले लेते हैं, तो वेज भी कम हो जाएगा, जो आपको सैलरी मिलेगी वो कम मिलेगी, क्योंकि बहुत लोग हैं, बतेरे लोग हैं, तुम नहीं करोगे भाई साहब, हम दूसरा हायर कर लेंगे। तो ये यहाँ रिलेशन है, इसको वेज सेटिंग रिलेशन भी बोलते हैं, इसका कर्व है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ऐसे बनता है सीधा
ठीक है, यहाँ एक मान लो ऐसा, ठीक है। तो ये कर्व जो आपका है वेज सेटिंग रिलेशन का कर्व होगा। वेज सेटिंग समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं प्राइस सेटिंग रिलेशन की। प्राइस सेटिंग रिलेशन, ठीक है। तो प्राइस सेटिंग, जब तुमने प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ा था तब एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा आपने, पी एक्चुअल प्राइस लेवल इक्वल टू क्या था, 1+म्यू नॉमिनल वेज, ये पढ़ा था ना। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा, कोई ज़्यादा फंडा ऐसा नहीं लगा रहे हम सिर्फ इतना सा कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले में इस डब्ल्यू को इधर हम ले जा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, रुक जाओ, सिंपल सा करते हैं, इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पी अपॉन 1+म्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा नॉमिनल वेज। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस पी को इधर लेके जाते हैं, तो जब 1/1+म्यू इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन पी, ठीक है। ये हो जाएगा नॉमिनल वेज अपन एक्चुअल प्राइस लेवल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 1/1+म्यू, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इतनी सी बात में? तो इसी को हम बोलते हैं प्राइस सेटिंग रिलेशन या प्राइस सेटर। क्या बोलते हैं, प्राइस सेटिंग रिलेशन। यही रिलेशन है कि जो रियल वेज में और इसमें क्या रिलेशन है, रियल वेज में और प्राइस सेटर में, ठीक है। तो ये रिलेशन है। ऐसे ही हमने ऊपर देखा कि रियल वेज में और इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसको वेज सेटिंग रिलेशन बोलते हैं और इसको प्राइस सेटिंग रिलेशन बोलते हैं। इतनी सी बात क्लियर है। तो आगे बढ़ें। ध्यान तो होगा, म्यू क्या था, म्यू आपको पता है, मार्कअप कहते हैं इसको, या प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, परफेक्ट कंपटीशन में बताया था, परफेक्ट कंपटीशन में 0 होता है मार्कअप, ठीक है। क्या होता है, 0 होता है। तो उस समय सीधा एक्चुअल प्राइस लेवल नॉमिनल वेज के इक्वल हो जाती है, ठीक है। जैसे 0 हो जाएगा तो P इक्वल टू W हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब सिर्फ इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन के अलावा ओलिगोपॉली होता है तुम्हारा, ये सब मार्केट तुमने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो चलो उसमें नहीं जाते हैं, आपको पता होगा प्रॉफिट मार्जिन, ये पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, या ओवर कॉस्ट प्रॉफिट ओवर एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है। अब प्राइस सेटिंग रिलेशन का कर्व देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। कोई सोच सकता है ये मैं क्यों बना रहा हूँ ऐसा? अब देखो मैंने ऐसा क्यों बनाया है, अभी बताता हूँ। देखो ये तो तुम्हारा होगा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इधर तुम्हारा हो गया रियल वेज, जैसे ऊपर था वैसे रियल वेज, ठीक है। इसी का तो रिलेशन बताना है, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया, ये सिचुएशन 1+म्यू, ये वाला। अब ये आप कहोगे हॉरिजॉन्टल क्यों बना अनएम्प्लॉयमेंट रेट से, ये जस्ट हॉरिजॉन्टल क्यों बना है, इसके पैरेलल क्यों बनाई है, इसके ये पैरेलल क्यों बना है, ठीक है। आप पूछोगे तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये किसी चीज़ पे W/P इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 1/1+म्यू। अब सिंपल सी बात है, ये जो रियल वेज है, रियल वेज, ये किसी ऐसी चीज़ पे है ही नहीं जिस पे डिपेंड कर रहा हो। ये एक वर्ड है जो क्या बोलते हैं मार्कअप पे, इस पे डिपेंड कर रहा है। और मार्कअप एक समय में कांस्टेंट होगा ना। यदि 1 यूनिट पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये, तो एक समय के लिए सब पे 2 रुपये ही फ़ायदा होगा ना। ऐसा तो नहीं है एक यूनिट पे 2 हो गया, अगली यूनिट पे 3 हो जाएगा, अगली यूनिट पे 4 हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ये एक समय के लिए तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे क्या हो जाएगा, इनफेक्टिव हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करेगा। इसलिए ये आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनेगा। समझ में आया है कि नहीं आया? देखो बेटा सीधी सी बात है, W/P इक्वल टू क्या है, 1/1+म्यू, ठीक है। अब ये म्यू पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ, और म्यू क्या है आपका, ये मार्कअप है, ठीक है। ये एक समय के लिए तो कांस्टेंट होगा ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कांस्टेंट होगा कि 2 रुपये हर यूनिट पे फ़ायदा हो रहा है, तो 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये, है ना, कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए हॉरिजॉन्टल बनेगा। आगे बात समझ में? तो ये आपका होगा प्राइस सेटिंग का कर्व, ठीक है। कैसा होगा, ऐसा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। इसको पूरा लिख देता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, स्मॉल यू, ठीक है। और ये आपका रियल वेज है W/P, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं, ये बताओ प्राइस सेटिंग समझ में आ गया। ये आपका प्राइस सेटिंग हो गया, ये आपका वेज सेटिंग हो गया, ये वेज सेटिंग का कर्व हो गया, ये प्राइस सेटिंग का कर्व हो गया।
अब हम बात करेंगे इसके इक्विलिब्रियम की, ठीक है, किसकी, इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम रियल वेजेस, या इसी को बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम। इसको समझते हैं, देखो अब इसको समझते हैं। कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम की बात की गई है तो आपने प्राइस सेटिंग रिलेशन पढ़ा। प्राइस सेटिंग रिलेशन का क्या था, देखो पहले वेज सेटिंग रिलेशन का आपने पढ़ा, वेज सेटिंग रिलेशन, ठीक है। इसके जब इक्वल हो जाएगा आपका प्राइस सेटिंग रिलेशन तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सिंपल सी बात, इकोनॉमिक्स में इतना तो समझ ही गए होगे, पढ़ते पढ़ते आ रहे हो, प्राइस सेटिंग रिलेशन, ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाएगा। यदि इसका फॉर्मूला लिखें हम नीचे, तो हम अभी पढ़ गए वेज सेटिंग का क्या था, वेज सेटिंग का ध्यान है, W/P इक्वल टू क्या था, फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैच ऑल वेरिएबल, तो लिख सकते हैं FU, Z, ठीक है। ये इक्वल टू प्राइस सेटिंग रिलेशन का भी पढ़ गया, W/P इक्वल टू क्या है, 1/1 प्लस मार्कअप, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/1 प्लस मार्कअप है प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम। अब इसको कर्व के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, डायग्राम में कैसे शो करेंगे। तो सिंपल है, डायग्राम भी इसका आपने देख रखा है, इसका डायग्राम कैसा था, वेज सेटिंग का ऐसा, और इसका देख रखा है ऐसा। अब ये जिस जगह आपस में इंटरकनेक्ट कर जाएंगे यही क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम होगा। तो आगे समझते हैं, देखो सिंपल सी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ है नहीं हुआ कि भाई इतना टफ है या कुछ, ऐसा सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है, ज़्यादा दिल पे मत लेना। यहीं से कॉपी कर लें ऊपर से ही, ठीक है, और यहाँ से ले लेते हैं अपना वेज का, वेज सेटिंग रिलेशन का, ठीक है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, ये क्या था आपका वेज सेटिंग रिलेशन का कर्व, ये आपका प्राइस सेटिंग रिलेशन का कर्व। इस जगह क्या था 1+1 म्यू था, ठीक है, ये वेज सेटिंग हो गया आपका। इधर साइड ये क्या है आपका रियल वेज है, रियल वेज, ठीक है, W/P नॉमिनल वेज अपॉन प्राइस लेवल। इधर आपका क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, थोड़ा नीचे लिखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, या इसको लिख सकते हैं स्मॉल यू, ठीक है। ये है इक्विलिब्रियम का है, जिस जगह प्राइस सेटिंग रिलेशन वे सेटिंग को कट करेगा, इंटरकनेक्ट मतलब इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, तो उस जगह आपका क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो इस समय ये हो गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ये हो गया आपका प्राइस सेटिंग वेज सेटिंग, ठीक है, मतलब प्राइस सेटिंग और वेज सेटिंग, ये दोनों जिस जगह आपको टच करेंगे, आपको इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, उस जगह आपका क्या होगा इक्विलिब्रियम ई, ठीक है, क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम ई। और ये आपका क्या कहलाया जाएगा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके ऊपर देखो कई तरीके से लिखते हैं, UN भी लिखते हैं और इसी को ऐसे भी लिखते हैं, स्मॉल यू के ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यही पोजीशन आपकी क्या कहलाई जाएगी इक्विलिब्रियम, या फिर इसी को बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो नेचुरल रेट ऐसे तो समझ गए होता है क्या, लेकिन बेसिकली एक्चुअली में क्या होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है बेटा जिसमें नॉर्मल आपका डिमांड सप्लाई इक्वल है, बराबर चल रहा है सिस्टम, मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो रखा है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी, लेकिन थोड़ा बहुत सीजनल की वजह से थोड़ा बहुत जो अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही है, फिर भी उसी को बोलते हैं नेचुरल रेट, जो नेचुरल प्राकृतिक है कि हाँ इतना अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही, तो उसी चीज़ को कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट भी है और जो सीजनल चेंज होते हैं कि सीजन वाइज कई लोग होते हैं एम्प्लॉय हो जाते हैं अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, ठीक है, तो ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उसी चीज़ को कहते हैं, तो इतना दिल पे मत लेना, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी पोजीशन को क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा, इतना कुछ है नहीं, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, इस जगह ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या इक्विलिब्रियम रियल वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है, तो आगे बढ़ें फिर, बोलो ये बात क्लियर है ना भाई, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम की जगह क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्विलिब्रियम की जगह क्या होगा आपका फंक्शन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैच ऑल वेरिएबल इक्वल टू 1/1 प्लस म्यू, ठीक है, ऐसे भी इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को लिख सकते हैं हम, ठीक है। आगे समझ में बोलो तो आगे बढ़े, शिफ्ट बताएं फिर हम आपको, शिफ्ट
कि कैसे शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है वेज सेटिंग में या प्राइस सेटिंग में। बताऊँ आगे, बढ़े आगे, बोलो 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 जल्दी बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब शिफ्ट्स देखते हैं। शिफ्ट किस वजह से होते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, दो वजह से आपके शिफ्ट होंगे। पहला, वन अपॉन वन, ऐसे लिखते हैं, ये जो आपने पढ़ा था ना फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड जेड, तो यहाँ पे जेड की वजह से चेंज हो सकता है, कैच ऑल वेरिएबल की वजह से, CATCH कैच ऑल वेरिएबल की वजह से चेंज हो सकता है। और दूसरा आपकी किस वजह से चेंज हो सकता है, आपका म्यू मार्कअप। ठीक है, मार्कअप। ठीक है, इसकी वजह से कुछ चेंज हो सकता है। अब देखो समझो कैसे चेंज होगा। तो पहले नॉर्मल यही वाला कर्व कॉपी कर लें यहाँ से। ठीक है, हो गया, चलो अच्छी बात है, हो गया। ये कैसा कॉपी हुआ, कोई बात नहीं, चलो हम आगे बना लेते हैं हल्का सा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो कैचुअल वेरिएबल में क्या सीन है, ये आपका प्राइस सेटिंग, ये आपका वेज सेटिंग, ठीक है, ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट यू, ये आपका W/P रियल वेज। ठीक है, अब देखो कैचुअल वेरिएबल जेड, इसमें चेंज होगा। ये किसका है, वेज सेटिंग का है, तो पक्का इसमें चेंज होगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब मान लो किसी वजह से कैचुअल वेरिएबल बढ़ता है, मान लो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लॉस बढ़ा दिया। ठीक है, उसमें कह दिया 500 की जगह अब रुपए आपको मिनिमम 1000 मिलेंगे, तो वे सेटिंग शिफ्ट हो जाएगा आगे की ओर। या ऐसे मान लो इंश्योरेंस दे दिया, ठीक है, या फिर अलाउंस दे दिया गवर्नमेंट ने, जेड यही चीज़ थी ना, पढ़ के आए हैं ना हम, अलाउंस दे दिया ज़्यादा, तो 500 से 1000 हो गया, 200 से 400 हो गया, तो ये शिफ्ट हो जाएगा ना बेटा, तो ये आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये शिफ्ट आगे की ओर हो जाएगा। इस जगह जो इक्विलिब्रियम था आपका, वो कहाँ पहुँच जाएगा, इस जगह पहुँच जाएगा ये इक्विलिब्रियम। अब जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बनेगा, अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी, हाँ, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बनेगा वो इस जगह बनेगा। ठीक है, यदि हम कैच ऑल में कोई शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब इतनी सी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख दें WS1 WS2। ठीक है, E2 क्या हुआ, E2 E1। ठीक है, ये आपका था अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1, नेचुरल रेट ऑफ ये 2। ठीक है, कोई दिक्कत, इतनी सी बात क्लियर है। इसमें क्या हुआ, हमने राइज इन जेड किया है, राइज इन मतलब जेड को बढ़ाया है। ठीक है, कैचुअल वेरिएबल में बढ़ावा किया है, कुछ इंश्योरेंस बढ़ा दिया। ठीक है, अनएम्प्लॉयड का इंश्योरेंस या अलाउंस एक्स्ट्रा दे दिया गवर्नमेंट ने, या मिनिमम वेज लॉस की वजह से बढ़ा के 500 से 1000 कर दिए। ठीक है, तो इस वजह से बढ़ गया, तो एक शिफ्ट कैचुअल वेरिएबल की वजह से हुआ है। ठीक है, कोई बात तो नहीं, इसमें समझ में आएगी, हो गया मतलब आ ही गया होगा। अगला देखो, अगला देखो, अब इसमें बात करते हैं मार्कअप की। ये प्राइस सेटिंग आपका, इतना पहले लिख लो, ये आपका प्राइस सेटिंग और ये आपका वे सेटिंग। अब हम मार्कअप में चेंज कर रहे हैं, मतलब 1/1 प्लस म्यू प्राइस सेटिंग वाले में सिस्टम में, तो इसमें चेंज होगा। अब मान लो मार्कअप बढ़ा, मार्कअप क्या हुआ, बढ़ा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपका बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ी या घटी कुछ भी हुई हो, लेकिन उसमें आपने क्या किया, प्रोडक्शन के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट बढ़ गया। पहले 2 रुपये आपका पर यूनिट हो रहा था, अब 2 से होकर आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने लगा, 4 होने लगा। ठीक है, तो प्राइस सेटिंग भी शिफ्ट हो जाएगा। ये जो कर्व है 1/1 प्लस म्यू 1 मान लेते हैं इसको, तो ये भी शिफ्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी ऊपर होगा या नीचे होगा, यदि राइज होता है मार्कअप में, राइज इन मार्कअप, तो ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट होगा। अभी ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो देखो सिंपल सी बात है, आपका म्यू बढ़ रहा है, पहले 1/1 प्लस 2 था, मतलब 1/3। ठीक है, अब 1/1 प्लस 2 की जगह 4 हो गया, तो 1/5 हो गया, तो बड़ा क्या हो गया, ये ज़्यादा है ये कम हो गया, सिंपल सी बात है। यदि इसको ऐसे लिखें तो 0.3333 आएगा, इसको लिखेंगे तो 0.2 आएगा, तो ये छोटा हो गया ना, तो म्यू के बढ़ने से ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो ये PS2 लिख देते हैं इसको, PS1 ये तो है ही, तो यहाँ पे 1/1 प्लस म्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें राइज हुआ, इसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी और ये नीचे की ओर शिफ्ट आ जाएगा। तो पहले जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इस जगह था यू पे बार, अब वो कहाँ शिफ्ट होके आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा।
तो U1 से U2 पे आ जाएगा। तो दूसरा शिफ्ट हुआ मार्कअप की वजह से और पहला शिफ्ट था कैचुअल वेरिएबल की वजह से। तो इतनी सी बात क्लियर है। यदि शिफ्ट क्लियर है तो हम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ से बढ़ के नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से हम एम्प्लॉयमेंट की ओर जाएं। बोलो यदि ये क्लियर है तो आगे बढ़ें। क्लियर है? अरे बोलो ना यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, पहले देख लूँ कितना क्लियर हो गया, कितना रह गया। इसमें देखो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको। इसमें ये हो गया आपका वे सेटिंग, प्राइस सेटिंग हो गया, इक्विलिब्रियम भी बता दिया। अब हम बात करेंगे नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की और फिर नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट। इसे अच्छे से लिख देते हैं। चलो ठीक है। 4.5 नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट की। चलो 4.4 बात करते हैं नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की ओर जा रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की ओर जा रहे हैं। तो देखो पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ चुके हैं जो सम टर्म्स में हमने ऊपर बताए थे, वो लिखता हूँ। तो आपने एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला पढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन लेबर फोर्स, ये पढ़ रखा है हमने। एक ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। पहले बताओ ये क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इक्वल टू यू अपॉन एल। यू क्या है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, और एल क्या है आपका लेबर फोर्स, बता रखा है पहले ही, लेबर फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, यू को एक फॉर्मूला और बताया, लेबर फोर्स इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। बताया था ना कि एम्प्लॉयड वर्कर जो वर्क कर रहे हैं पहले से, ऑलरेडी वर्कर हैं, या फिर जो सर्चिंग फॉर जॉब, बताया था सबसे पहले। देखो सम टर्म्स में ये चीज़ मैंने बताई थी। ये देखो कहाँ है, ये रहा देखो, लेबर फोर्स इक्वल टू एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता चुका हूँ, देखो ये। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट ये बता चुका हूँ, तो वहीं से पहुँचते हैं आगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने जान रखा है। तो यू की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, एल माइनस एन। तो हम यू की जगह हम ले सकते हैं एल माइनस एन अपॉन एल, बल्कि ये तो पहले ही हो चुका है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इक्वल टू एक फॉर्मूला ये भी बनेगा, पहले ही बता चुका, ये फॉर्मूला ऊपर भी है, फिर से मैं लिख दिया है। ऐसे कोई दिक्कत इसमें? बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे सुनो। देखो अब क्या करते हैं हम, इसको एन अपॉन एल को इधर साइड लेके आते हैं। तो यू प्लस एन अपॉन एल इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ये माइनस का था, इधर आते प्लस का हो जाएगा। अब एन अपॉन एल इक्वल टू 1, ये यू को उधर ले जाते हैं इधर साइड, तो 1 माइनस यू हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा। कोई दिक्कत इतनी सी बात में? अब एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल 1 माइनस यू। ये लिखने में कोई दिक्कत, इतना तो जानते ही होगे। ये एन आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एल क्या है आपका, लेबर फोर्स। ठीक है, और 1 तो 1 है ही, माइनस यू क्या, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो हमने एक बात की थी ऊपर, क्या बात की थी, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल इक्वल टू, हम प्राइस लेवल को मानेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और मैंने एक और बताया था अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले बता चुका हूँ, आगे समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी मैंने कहा है मीडियम रन में, शॉर्ट रन से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को कांस्टेंट हटा के, ये चीज़ें हटा के इक्वल क्यों मान लिया, ये आगे समझ में आएंगे। अभी इतना ही समझो, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में समझ में आएगा क्यों किया। ठीक है, तो अभी इतना समझो। ठीक है, लेबर फोर्स 1 माइनस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो इसी को हम रीराइट कर सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे रीराइट। ठीक है, क्योंकि हमने इस चीज़ को इक्वल मान रखा है, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल रेट, इस चीज़ को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू एल 1 माइनस यू। यू पे ऊपर लगा दिया ये बार, मतलब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ये। ठीक है, एल है आपका लेबर फोर्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एन इक्वल टू एल 1 माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन गया भाई।
तो ये आपका नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? बोलो बोलो, क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? बोलो। यदि इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ें। ये आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट पे चला गया, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। एन क्या था? एम्प्लॉयमेंट। एन बार मतलब नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्लियर है? अब देखो इसी के आगे समझ लेते हैं आउटपुट को यहीं पे। चलो 4.5 लिख दे रहा हूँ इधर, 4.5। यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट समझेंगे। इसमें देखो अब सीन क्या होगा। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले, बाई इक्वल टू एन, ध्यान है? जब मैंने प्राइस डिटर्मिनेशन बताया था तब ये फॉर्मूला बताया था, एक बाई इक्वल टू ए एन होता है ऐसे, ठीक है। फिर ए बताया था लेबर की प्रोडक्टिविटी। यदि इसको हम एक मान लिया, कांस्टेंट मान लेते हैं कि एक है, अपनो खुद का जो आंसर है उसको समझने के लिए, सिंपल करने के लिए, तो बाई इक्वल टू ए एन होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन कहाँ गया, उसमें बताया था, कहाँ है, ये रहा, इसमें बताया था, ये रहा, बाई इक्वल टू एन, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लगाया है। देखो इसका फ़ायदा क्या है, बाई इक्वल टू ए एन हमने लिखा। अब इसी को हमने एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल इक्वल टू पी माना था, पहले ही ध्यान होगा आपको। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू एन, ये भी है। ऐसे ही बाई भी होगा बेटा साथ में, आउटपुट भी। आउटपुट, बाई को हम आउटपुट लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है बाई? आउटपुट, ध्यान होगा, इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाई बार माइन इक्वल टू एन, नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये बात समझ में, लिख दे रहा हूँ यहाँ, बाई बार क्या है आपका? नेचुरल रेट। अभी कंफ्यूज मत होना क्यों लिख दिया, अभी इतना समझ लो। यदि ये लिखते हैं तो ये सब इक्वल हो जाते हैं। यदि हम एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल और प्राइस लेवल को इक्वल मानते हैं तो ये सब भी इक्वल होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बाई इक्वल टू बाई नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी इतना समझ लो, रट लो इसे बस, आगे समझ में आ जाएगा क्यों। नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट, ठीक है। और एन क्या है ये तो हमने देख ही लिया, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत? इतनी सी बात समझ में आ गई? तो आगे देखो, अब इस एन की जगह, ये भी फॉर्मूला पढ़ा हमने एन का, तो यही एन की जगह बाई इक्वल टू, बाई बार इक्वल टू, चलो पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, बाई बार मतलब नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट इक्वल टू एन है। इस एन की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ से, इस इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगी? एल लेबर फोर्स 1 माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो सीधा ऐसा लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यदि थोड़ा बहुत मैथ आता होगा तो, ठीक है। आगे देखो, ये इतनी सी बार लिख सकते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लो, कई बार ऐसे भी ज़रूरत पड़ जाती है फॉर्मूले की, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि बाई इक्वल टू एन था तो नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब आगे देखो, आगे समझो क्या कह रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा और वो करते हैं, बढ़ाते हैं। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं। अब एल को इधर साइड लेके आ रहे हैं हम, 1 माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब सुनो, अब इस यू को हम इधर लेके आते हैं, तो यू प्लस का हो जाएगा इधर आते जाते, ठीक है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ये, प्लस नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट अपॉन लेबर फोर्स इक्वल टू 1, ये हो गया। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस, इसको इधर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा अपॉन एल, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये आपका देखो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का एक फॉर्मूला और हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इतनी सी बात में? ये बोलो पहले, यदि इतनी सी बात में दिक्कत नहीं है तो हम इसका एक तरीके से इसी को और लिख सकते हैं। आपने जब इक्विलिब्रियम की बात की थी तो यहाँ इक्विलिब्रियम की बात करें इसमें तो कैसे होगा, वहाँ हमने देखा था ये फॉर्मूला था 1/1 प्लस म्यू, कोई दिक्कत? ये इक्विलिब्रियम था हमारा उधर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। यहाँ करना है तो हम क्या करेंगे, तो यू की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, 1 माइनस नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट अपॉन लेबर फोर्स, ठीक है, कॉमा कैच ऑल वेरिएबल इक्वल टू 1/1 प्लस म्यू, ठीक है। ये
आ गया समझ में। तो ये आपका हो गया नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट या रेट ऑफ आउटपुट, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। इस समय होगा क्या, इस समय वेज सेटिंग इक्वल टू प्राइस सेटिंग हो जाएगी, प्राइस सेटिंग रिलेशन एम्प्लॉयमेंट में, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट में, ठीक है, रेट ऑफ आउटपुट में, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। ये बाई सोर्स क्या कर रहा है, कहाँ गया बाई, ये ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, एक ये हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल है, ज़्यादा इतना दिमाग में लगाना ये सब क्यों किया, बस इतना समझ लो। एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल इक्वल टू पी है, उस समय सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट होगा और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट होगा और नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट इक्वल टू आउटपुट होगा, ठीक है। यदि ये होता है, ये आगे समझेंगे हम, अभी सिर्फ इतना रट लो, ठीक है, क्योंकि अभी समझने के लिए और चीज़ें फिर टर्म समझनी पड़ेंगी, वो अभी नहीं समझते, ठीक है। तो इतनी सी बात क्लियर है। तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हमने सबसे पहले इसमें वेज डिटर्मिनेशन की बात की थी, जिसमें हमने बार्गेनिंग पढ़ा, फिर एफिशिएंसी वेज पढ़ा, मिनिमम वेज लॉस पढ़े, उसके बाद हमने वेज डिटर्मिनेशन को पढ़ा, जिसमें एक फॉर्मूला था नॉमिनल वेज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल फंक्शन ऑफ यू कॉमा जेड, मतलब क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसका पॉजिटिव रिलेशन, इसका नेगेटिव, इसका भी पॉजिटिव था, ये पढ़ लिया था। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ा, इसमें दो फॉर्मूले पढ़े थे, बाई इक्वल टू एन था, एक ए एन था, ए को हमने वन मान लिया तो बाई इक्वल टू एन था। और फर्म जो अपना मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए कौन सा यूज़ करती है, एक इक्वेशन का 1 प्लस म्यू, और इधर क्या था आपका नॉमिनल वेज, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन का नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, जिसमें दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, ये वेज सेटिंग रिलेशन का और एक पढ़ा था प्राइस सेटिंग रिलेशन का, क्या था 1/1 प्लस म्यू। इन दोनों का इक्विलिब्रियम कर दिया तो एफ यू कॉमा जेड इक्वल टू 1/1 प्लस म्यू, ठीक है। इसका हमने ये देख लिया, ये प्राइस सेटिंग, ये वेज सेटिंग, ठीक है। रिवीजन करा दिया पूरे चैप्टर का मैंने एक साथ, ठीक है। ये हो गया प्राइस सेटिंग रिलेशन, इसी में देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट में भी हमने फॉर्मूला वगैरह पता लगा कि ये निकाल लिया था, ठीक है। ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में हो गया था, यहीं इसका आउटपुट देखा तो बाई इक्वल टू एन होता है, ठीक है। तो बाई इक्वल टू हमने ये लिखा था, ठीक है। और बाद में हमने क्या किया है, इसी को चेंज वगैरह करके तो हमने यहाँ से क्या बोलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला निकाला 1/, ये, ठीक है। और इसी की वैल्यू हमने पुट कर दी इस इक्विलिब्रियम में, और ये क्या निकला था जाके, एफ फंक्शन 1 माइनस नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट एल कॉमा कैचुअल वेरिएबल इक्वल टू 1 प्लस 1/म्यू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस म्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब देखो सिस्टम क्या है, सीन क्या है। अगला चैप्टर जब आप पढ़ोगे, अगला चैप्टर पढ़ोगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाला, तो आपको गुड्स मार्केट आना चाहिए पूरा पहले ही, तो रिवीजन कर लेना, वो चैप्टर बिना उसके समझ में नहीं आएगा। मनी मार्केट पूरा आना चाहिए, मतलब एलएम कर्व या आईएस कर्व, यहाँ मनी मार्केट में एलएम कर्व, ठीक है। शॉर्ट रन में हम पढ़ के आए एलएम कर्व। फिर मीडियम रन में अभी जो पढ़ा हमने लेबर मार्केट, ये 3 मार्केट क्लियर होने चाहिए आपको, लेबर मार्केट, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट। इन तीनों मार्केट की हेल्प से, ठीक है, यहाँ हमने क्या पढ़ा है, वे सेटिंग रिलेशन और प्राइस सेटिंग रिलेशन पढ़ा इसमें हमने, ठीक है। इसमें ये मेन फॉर्मूला जो था 1/, लेवल ऑफ आउटपुट अपॉन लेबर फोर्स, ठीक है। इसमें भी हमने पढ़ा था आईएस में, एलएम में पढ़ा था मनी सप्लाई अपॉन नॉमिनल प्राइस इक्वल टू क्या था आपका KY माइनस HI, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट का पढ़ा था आपने, ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट या ए लिख सकते थे इसको, ठीक है। और क्या था, ये वाले नहीं, मैंने इसमें हमने ये पढ़ा था बाई इक्वल टू, मतलब यहाँ एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई या आउटपुट पढ़ा था ना, तो उसमें फॉर्मूला पढ़ा था गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, और यहाँ क्या था ऑटोनॉमस एक्सपोनेंट माइनस BI, ठीक है। तो ये इसमें हमने पढ़ा था, ये इसमें और ये इसमें। अब ये तीनों मार्केट को क्लियर करने के बाद ही हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें जो हम सप्लाई और डिमांड पढ़ेंगे उनका इनसे रिलेशन होगा, ठीक है, कर्व्स इनके होंगे, सारे डायग्राम इनके होंगे। तो तीनों मार्केट पढ़ के तब अगले चैप्टर पे जाना, चैप्टर 4 पे, ठीक है। तो अगले यूनिट में हम चैप्टर 4 करेंगे और उसके एंड में हम PYQs देखेंगे इस पूरी यूनिट के, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
आपका कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।